यमुना नदी के किनारे बसा वो छोटा सा शहर कुदरत की गोद में किसी जन्नत से कम नहीं था। चारों ओर घने जंगल और शांत वातावरण किसी का भी मन मोह लेते थे। लेकिन उस दिन शहर के व्यस्त बाजार में रौनक कुछ अलग ही थी। कल दिवाली थी, इसलिए हर दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी और मोलभाव का शोर सुनाई दे रहा था। इसी गहमा गहमी के बीच एक लड़का अपनी ही धुन में सड़क पर चला जा रहा था। उसके हाथ में कुछ था जिससे वो बेख्याली में खेल रहा था। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो अपने होश में नहीं है। तभी एक चौराहे पर उसे किसी ने आवाज दी, अरे महेश बेटा, ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हें क्या हुआ? महेश ने रुककर उस शख्स को अजीब नजरों से देखा, जैसे वो याद करने की कोशिश कर रहा हो कि सामने खड़ा व्यक्ति कौन है। उस शख्स ने हंसते हुए कहा, पहचाना नहीं? हम सुरेश हैं, तुम्हारे मुंह बोले मामा। पर तुम्हारी ये हालत कैसी है? क्या तुमने भी नशा करना शुरू कर दिया है? मामा की बात सुनकर महेश की तंद्रा टूटी। उसने जैसे ही खुद की ओर देखा, उसके हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। वो भरे बाजार में पूरी तरह निर्वस्त्र खड़ा था। शर्म और डर के मारे वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये हकीकत है। जब सुरेश उसे संभालने के लिए आगे बढ़े तो महेश ने घबराहट में उन्हें धक्का दे दिया और वहां से भागने लगा। भागते हुए उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में जो चीज थी वो उसकी कार की चाबी थी। उसने पागलों की तरह इधर उधर देखा और उसे अपनी सफेद कार मिल गई। वो तुरंत कार के अंदर घुसा और सारे दरवाजे लॉक कर लिए। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। बिना कुछ सोचे समझे उसने गाड़ी स्टार्ट की और रेस दे दी। बाजार के बीचों बीच खड़ी उस कार को अचानक चलते देख लोग सहम गए। महेश बदहवास था। वो सामने आने वाली दुकानों और सामान को कुचलता हुआ आगे बढ़ने लगा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की सुनने की स्थिति में नहीं था। अंत में जब पुलिस वालों ने रास्ता रोककर उसे घेरना चाहा तो महेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने गाड़ी पीछे की और पूरी रफ्तार से पुलिस वालों पर चढ़ा दी। इस हादसे में 2 पुलिसकर्मी कुचल गए। इसके बाद वो कार शहर की सीमा लांघकर फुटपाथों को रौंदती हुई बाहर निकल गई। शहर से कुछ दूर खेतों के बीच एक पुराना घर था जो अब किसी भूत बंगले जैसा दिखता था। उस घर के मालिक की मौत एक हादसे में हो गई थी और उसकी पत्नी भी लापता थी। अब वहां सिर्फ 2 बहनें रहती थीं, 18 साल की नियति और 14 साल की मयूरी। नियति ने कम उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली थी। आज दिवाली का दिन था। नियति आंगन में रंगोली बना रही थी, तभी मयूरी मोबाइल लेकर दौड़ती हुई आई। दीदी, देखो, हमारे महेश सर को क्या हो गया। नियति ने वीडियो देखा। खबर चल रही थी कि कनकनगरी में एक बार फिर पागलपन का दौरा। एक युवक ने सरेआम बाजार में कपड़े उतारे और फिर अपनी कार से पुलिसकर्मियों और आम लोगों को कुचल दिया। अंत में कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और युवक की हालत बेहद नाजुक है। नियति का दिल बैठ गया। उसने ठंडी आह भरते हुए कहा, हे भगवान, इस शहर के लोगों को क्या होता जा रहा है? लोग अचानक ऐसे पागल क्यों हो रहे हैं? मयूरी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से पूछा, क्या हम उनसे मिलने जा सकते हैं? वो बहुत अच्छे मैथ्स टीचर हैं। नियति ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, अभी वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। पुलिस हर किसी से पूछताछ कर रही होगी। हमें बस दुआ करनी चाहिए। उस उजाड़ घर के सन्नाटे में दोनों बहनें डरी हुई थीं, जबकि बाहर कनकनगरी का वो रहस्यमयी पागलपन शहर को धीरे धीरे अपनी चपेट में ले रहा था। खस्ताहाल हो चुके उस छोटे से पुलिस स्टेशन के सामने एक आलीशान सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक रौबीला नौजवान पुलिस अधिकारी उतरा, जिसके कंधे पर लगा एक सितारा और अशोक स्तंभ उसके ऊंचे ओहदे की गवाही दे रहे थे। उसने अंदर कदम रखा और बुलंद आवाज में गरजते हुए कहा कि मैं इस इलाके का नया एसीपी समुद्रगुप्त सिन्हा हूं। उसकी कड़क आवाज सुनकर वहां मौजूद पुलिसकर्मी हड़बड़ा गए और आनन फानन में उन्हें सैल्यूट करने लगे। समुद्रगुप्त ने वहां खड़ी एक महिला कांस्टेबल से इंचार्ज के बारे में पूछा। महिला कांस्टेबल के इशारे पर एक बूढ़े सिपाही ने अपनी कुर्सी साफ की और उन्हें बैठने को कहा। समुद्रगुप्त अभी बैठे ही थे कि एक बुजुर्ग रोते हुए उनके पैरों में गिर पड़ा। उसने बड़े स्नेह से बुजुर्ग को उठाकर पास की कुर्सी पर बैठाया और परेशानी पूछी। बुजुर्ग ने बिलखते हुए बताया कि उसकी बेटी कोमल को कल से थाने में बंद कर रखा है और वो बेकसूर है। जब समुद्रगुप्त ने कड़ाई से पूछताछ की तो सिपाही ने बताया कि कल बाजार में जिस लड़के ने कार से एक्सीडेंट किया था, ये उसकी पत्नी है और उसे पूछताछ के लिए लाया गया है। समुद्रगुप्त तुरंत उस कमरे की ओर बढ़े जहां मालखाना लिखा था। अंदर का नजारा खौफनाक था। एक खूबसूरत महिला मेज पर बेहोश पड़ी थी और उसकी टांगें मेज से बंधी थीं। पास ही एक अधगंजा पुलिस अधिकारी हड़बड़ाहट में अपनी वर्दी पहन रहा था। ये देखकर समुद्रगुप्त का खून खौल उठा।
उन्होंने उस थाना इंचार्ज की गर्दन दबोच ली और उसे तुरंत सस्पेंड कर गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब महिला को होश आया तो वो डर के मारे चीखने लगी कि उसने कुछ नहीं किया है। कुछ घंटों बाद जब उस महिला को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया और वो थोड़ी शांत हुई, तब समुद्रगुप्त ने उसे इंसाफ का भरोसा दिलाया। महिला ने अपना नाम कोमल शर्मा बताया। उसने रोते हुए अपने पति महेश के बारे में जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। कोमल ने बताया कि दिवाली की छुट्टियां शुरू होते ही महेश का व्यवहार अचानक बदल गया था। एक दिन उसने घर के पूजा स्थल में लगी सभी भगवान की तस्वीरें और मूर्तियां तोड़ दीं और पागलों की तरह हंसने लगा। होश आने पर उसे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसने किया है। एक रात कोमल की नींद खुली तो महेश घर में नहीं था। वह पड़ोस के रमन भाई साहब के साथ उसे ढूंढने निकली तो महेश गांव के बाहर शमशान घाट में एक कब्र के ऊपर एक टांग पर खड़ा मिला। वह हाथ जोड़े हुए किसी अनजान भाषा में मंत्र जैसा कुछ बुदबुदा रहा था। जब उसे वहां से घर लाया गया तो वो खुद दहशत में था और कहने लगा कि किसी ने उस पर काला जादू कर दिया है। अगले दिन महेश के पिता ने उसे खूब भला बुरा कहा और कोमल के खानदान को दोष दिया। दोपहर में महेश बिना बताए कार लेकर निकला और बाजार में वो खौफनाक हादसा कर दिया। कोमल जब अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन की बात कही, लेकिन महेश को बचाया नहीं जा सका। महेश के पिता ने अस्पताल में भी कोमल को ही अपशकुनी और डायन कहकर कोसा। कोमल के पिता ने रोते हुए समुद्रगुप्त को बताया कि महेश और कोमल ने प्रेम विवाह किया था। महेश के पिता इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि वे ऊंची जाति और रसूख वाले लोग थे। शादी के बाद महेश कोमल के साथ गांव में ही रहने लगा और सरकारी मास्टर बन गया था, लेकिन न जाने किसकी नज़र उनके सुखी संसार को लग गई। पुलिस स्टेशन की उस सुबह समुद्रगुप्त अपने मेज पर रखे अखबार को पढ़ते हुए चाय की चुस्कियां ले रहा था। अखबार की मुख्य सुर्खी थी, कनकपुरी में फिर एक बार छाया अलांगी का खौफ। लेख में बताया गया था कि 100 साल पहले राजा जयचंद राठौर को अलांगी नाम की एक खूबसूरत नर्तकी से प्रेम हो गया था। जब उनकी पत्नी महारानी रुद्रम देवी को ये पता चला तो उन्होंने राजा को जहर दे दिया और अलांगी को निर्वस्त्र करके पूरे राज्य में घुमाया। अपमानित अलांगी को नगर के बाहर छोड़ दिया गया, जिसके बाद वो कभी नहीं दिखी, लेकिन पूरे राज्य में लोग पागल होने लगे। तब एक तांत्रिक की मदद से अलांगी की आत्मा को महल में ही गाड़कर बंदी बना लिया गया था। अखबार का दावा था कि अब वो रूह आज़ाद हो चुकी है। समुद्रगुप्त इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर सोच ही रहा था कि अचानक उसे अपने सामने एक छोटी बच्ची का अक्स दिखाई दिया। वो खौफ में आ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी एक महिला हाथ में खून से सना चौपर और एक प्लास्टिक की थैली लेकर वहां पहुंची। उसके चेहरे और कपड़ों पर खून के ताजे छींटे थे। समुद्रगुप्त ने जब उस थैली को खोलकर देखा तो उसकी चीख निकल गई। थैली के अंदर मांस के टुकड़े, नन्ही उंगलियां और एक आंख थी। महिला ने रोते हुए बताया कि उसका नाम सोनवती है। उसे घर में मुर्गा काटना था, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने मुर्गे की जगह अपने ही 2 साल के बच्चे को काटकर उसके टुकड़े कर दिए। समुद्रगुप्त को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और उसने गुस्से में उसे कालकोठरी में बंद करने का आदेश दे दिया। कुछ समय बाद समुद्रगुप्त शहर के आलीशान महल में कनक नगरी के वर्तमान महाराज महेंद्र प्रताप राठौड़ से मिलने पहुंचा। महल की भव्यता और वहां की सजावट किसी राजसी युग की याद दिला रही थी। महेंद्र प्रताप ने अपना परिचय दिया तो समुद्रगुप्त ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अब राजा महाराजाओं का दौर खत्म हो चुका है और अब कानून का शासन है। उसने अखबार में छपी अलांगी की कहानी और शहर में फैल रही दहशत के बारे में बात की। महेंद्र प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा कि अखबार वाले अक्सर छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनके पूर्वजों की रियासत को किसी की बुरी नज़र जरूर लग गई है। उन्होंने बताया कि हर साल दिवाली के आसपास शहर में कुछ न कुछ अनिष्ट जरूर होता है। महाराज ने बड़ी विनम्रता से समुद्रगुप्त के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वो इस शहर को इस खौफनाक साये से बचा लें। हालांकि समुद्रगुप्त को उनकी बातों में कुछ अजीब लग रहा था, फिर भी उसने जांच को आगे बढ़ाने का फैसला किया। उसने महाराज से कहा कि उसे पुराने महल की तलाशी लेनी होगी, क्योंकि उसे शक था कि असली सुराग वहीं से मिलेगा। महेंद्र प्रताप राठौड़ की आंखों में एक पल के लिए हैरानी की चमक उभरी, लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। उन्होंने समुद्रगुप्त को आगाह किया कि पुराने महल का वो हिस्सा बरसों से बंद है और वहां जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता। लेकिन समुद्रगुप्त ने स्पष्ट कर दिया कि पुलिस के लिए खतरे मायने नहीं रखते। आखिरकार महाराज ने भारी मन से एक पुराने वफादार नौकर को बुलाया और उसे पुराने महल की चाबियां लाने का आदेश दिया। जब वे पुराने महल के उस हिस्से में पहुंचे तो वहां की आबो हवा ही बदली हुई महसूस हो रही थी। चारों ओर धूल की मोटी परतें और मकड़ी के जाले थे। हवा में एक अजीब सी सड़न और पुरानी मिट्टी की गंध घुली हुई थी। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ रहे थे, समुद्रगुप्त को महसूस हुआ कि कोई साया लगातार उनका पीछा कर रहा है। अचानक एक गलियारे में पहुंचते ही वही छोटी बच्ची दोबारा समुद्रगुप्त को दिखाई दी।
वो उसे एक बड़े पत्थर के दरवाजे की ओर इशारा कर रही थी। समुद्रगुप्त ने सिपाही से कहा कि इस दरवाजे को खोला जाए। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एक सीढ़ी नीचे अंधेरे तहखाने की ओर जा रही थी। समुद्रगुप्त अपनी टॉर्च जलाकर नीचे उतरा। वहां का दृश्य देख उसकी रूह कांप गई। तहखाने की दीवारों पर खून से अजीबोगरीब निशान बने हुए थे और बीचों बीच एक पुरानी कब्र थी जिस पर लोहे की भारी जंजीरें लिपटी हुई थीं। जंजीरों पर तांत्रिक मंत्र खुदे हुए थे। अचानक वहां की मशालें खुद ब खुद जल उठीं और एक खौफनाक हंसी पूरे तहखाने में गूंजने लगी। तभी समुद्रगुप्त की नज़र कब्र के पास पड़े कुछ कागजातों पर गई। वे पुराने अस्पताल के रिकॉर्ड थे जिन पर महेश और कुछ अन्य लोगों के नाम लिखे थे। समुद्रगुप्त को समझ आने लगा कि ये केवल कोई भूतिया कहानी नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई गहरा षड्यंत्र है। वो उन कागजों को उठाने ही वाला था कि पीछे से एक भारी वार हुआ और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो वो एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके सामने महेंद्र प्रताप राठौड़ नहीं, बल्कि वही तांत्रिक जैसी वेशभूषा में कोई और खड़ा था। उसने बताया कि अलांगी की आत्मा तो सिर्फ एक जरिया है, असली खेल तो इस शहर के लोगों के दिमाग के साथ खेला जा रहा है। एक खास किस्म का नशा या सम्मोहन जो लोगों को अपनों का ही कातिल बना देता है। समुद्रगुप्त ने दांत पीसते हुए पूछा कि इसमें महाराज का क्या फायदा है। जवाब में उस शख्स ने कहा कि कनकनगरी की गद्दी और ताकत को बनाए रखने के लिए हर 100 साल में एक बलि की जरूरत होती है, और इस बार वो बलि कोई आम आदमी नहीं बल्कि खुद समुद्रगुप्त होने वाला था। समुद्रगुप्त ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जंजीरों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे जंजीरें लोहे की नहीं बल्कि किसी ठंडी और भारी धातु की बनी थीं। सामने खड़े उस नकाबपोश शख्स ने अपनी पगड़ी उतारी तो समुद्रगुप्त के होश उड़ गए। वो कोई और नहीं बल्कि महाराज महेंद्र प्रताप का ही छोटा भाई गजेंद्र प्रताप था, जिसे दुनिया मरा हुआ समझती थी। उसने हंसते हुए बताया कि कनकनगरी के नीचे एक दुर्लभ खनिज की खदान है जिसकी कीमत अरबों में है। इस खनिज से एक ऐसी गैस निकलती है जो सीधे इंसान के दिमाग के उस हिस्से पर हमला करती है जो उसे सही और गलत की पहचान कराता है। गजेंद्र ने खुलासा किया कि अलांगी का श्राप महज एक कहानी है जिसे उनके पूर्वजों ने इसलिए गढ़ा था ताकि लोग डर के मारे पुराने महल और खदानों से दूर रहें। हर साल दिवाली के समय जमीन के अंदर दबाव बढ़ने से ये गैस बाहर आती है, जिससे लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं और महेश या सोनवती जैसे हादसों का शिकार हो जाते हैं। महाराज और गजेंद्र मिलकर इस गैस को नियंत्रित करते थे और जो लोग इनके राज के करीब आते उन्हें बलि के नाम पर ठिकाने लगा दिया जाता था। तभी तहखाने के ऊपरी हिस्से में हलचल हुई। नियति और मयूरी, जो अपने स्कूल के मैथ सर महेश की मौत का सच जानने के लिए चुपके से महल में घुसी थीं, उन्होंने वहां की खिड़की से समुद्रगुप्त को बंधा हुआ देख लिया। नियति ने हिम्मत दिखाई और पास रखे एक भारी पीतल के दिए से गजेंद्र के सिर पर पीछे से वार कर दिया। गजेंद्र लड़खड़ाकर गिर पड़ा और उसके हाथ से चाबियों का गुच्छा नीचे गिर गया। मयूरी ने फुर्ती से चाबियां उठाईं और समुद्रगुप्त को आज़ाद किया। आज़ाद होते ही समुद्रगुप्त ने अपने पास छिपे वायरलेस से पुलिस मुख्यालय को सिग्नल भेजा, लेकिन भागने का रास्ता इतना आसान नहीं था। गजेंद्र के गार्ड्स ने तहखाने को चारों तरफ से घेर लिया था। समुद्रगुप्त ने नियति और मयूरी का हाथ पकड़ा और उन्हें एक गुप्त सुरंग की ओर ले गया जिसका नक्शा उसने दीवार पर खुदा हुआ देखा था। सुरंग के अंदर बढ़ते हुए उन्हें उन लोगों के कंकाल मिले जो पिछले कई दशकों से गायब थे। बाहर निकलते ही समुद्रगुप्त ने भारी पुलिस बल के साथ महल पर धावा बोल दिया। महाराज महेंद्र प्रताप ने भागने की कोशिश की, लेकिन वे उस गैस के रिसाव वाले क्षेत्र में जा गिरे जिसे उन्होंने खुद खुला छोड़ा था। गैस के असर से महाराज खुद को ही अलांगी समझने लगे और पागलों की तरह नाचते हुए गहरी खाई में कूद गए। गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया और उस जहरीली खदान को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। कनकनगरी में अब दिवाली की असली रौनक थी। नियति और मयूरी को उनकी बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। समुद्रगुप्त ने जाते हुए उस छोटी बच्ची के अक्स को फिर से देखा जो अब मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे धुंध में ओझल हो गई। शहर अब उस 100 साल पुराने वहम और खौफनाक साजिश से आज़ाद हो चुका था। कोमल को इंसाफ मिला और उसने नियति के साथ मिलकर उन अनाथ बच्चों के लिए एक स्कूल खोला जिन्होंने इस खूनी खेल में अपने माता पिता को खोया था। महेंद्र प्रताप के खात्मे और जहरीली गैस के राज से पर्दा उठने के बाद लगा था कि कनकनगरी की मुसीबतें खत्म हो गई हैं, लेकिन समुद्रगुप्त को चैन नहीं था। उसे लग रहा था कि वो कुछ बहुत बड़ा मिस कर रहा है। अस्पताल में भर्ती गजेंद्र प्रताप ने पुलिस हिरासत में एक ऐसी बात कह दी थी जिसने समुद्रगुप्त की रातों की नींद उड़ा दी। गजेंद्र ने मरते मरते कहा था, गैस तो सिर्फ जिस्म को बीमार करती है, लेकिन कनकनगरी की मिट्टी में जो नफरत बोई गई है उसे कोई कानून नहीं उखाड़ सकता। समुद्रगुप्त ने अपनी जांच का रुख अब पुराने सरकारी रिकॉर्ड्स की ओर मोड़ा। उसे पता चला कि नियति और मयूरी की मां, जो अचानक गायब हो गई थी, वो वास्तव में उस पुराने महल में बतौर सेविका काम करती थी।
समुद्रगुप्त एक शाम नियति के उस टूटे फूटे घर पहुंचा। नियति आंगन में तुलसी के पास दिया जला रही थी। समुद्रगुप्त ने उससे सीधा सवाल किया कि क्या उसकी माँ ने कभी उसे अलांगी या उस महल के किसी गुप्त कमरे के बारे में बताया था। नियति के हाथ कांपने लगे। उसने बताया कि उसकी माँ अक्सर रात को सोते समय एक लोरी गाती थी, जो लोरी कम और किसी को बुलाने का आह्वान ज्यादा लगती थी। नियति ने अलमारी के पीछे छिपे एक पुराने संदूक से अपनी माँ की एक डायरी निकाली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उसमें जो लिखा था वो गजेंद्र की बातों से भी ज्यादा खौफनाक था। डायरी के मुताबिक नियति की माँ कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि वो अलांगी के उसी खानदान की आखिरी कड़ी थी जिसे महाराज जयचंद ने बर्बाद किया था। वो महल में बदला लेने के इरादे से गई थी। उसने लिखा था कि जहरीली गैस का राज तो एक दिखावा है, असली ताकत उस महारानी के मुकुट में है जिसे अलांगी के खून से नहलाकर जमीन में गाड़ा गया था। जैसे ही समुद्रगुप्त ने ये पढ़ा, अचानक पूरे शहर का आसमान गहरा लाल हो गया। ये दिवाली के बाद की अमावस की रात थी। तभी थाने से फोन आया कि अस्पताल के मुर्दाघर से महेश की लाश और जेल से सोनवती अचानक गायब हो गए हैं। पूरे शहर में एक अजीब सी चीख सुनाई देने लगी। समुद्रगुप्त समझ गया कि ये कोई मानसिक बीमारी नहीं, बल्कि उससे भी गहरा कुछ है। वो नियति और मयूरी को सुरक्षित स्थान पर ले जाने ही वाला था कि तभी मयूरी की आंखों की पुतलियां एकदम सफेद हो गईं। वो एक अजीब कर्कश आवाज में बोलने लगी, इंसाफ अधूरा है कप्तान। जब तक जयचंद के खून का एक भी कतरा इस धरती पर है, कनक नगरी चैन से नहीं सोएगी। समुद्रगुप्त ने महसूस किया कि मयूरी के अंदर कोई और शक्ति प्रवेश कर चुकी है। उसने तुरंत मयूरी को पकड़ा, लेकिन 14 साल की उस बच्ची में इतनी ताकत आ गई थी कि उसने समुद्रगुप्त को एक झटके में दीवार की तरफ फेंक दिया। नियति रोते हुए अपनी बहन को पुकारने लगी, पर मयूरी अब मयूरी नहीं रही थी। वो हवा की तरह तेज रफ्तार से पुराने महल की ओर भागने लगी। समुद्रगुप्त ने अपनी सरकारी जीप उठाई और उसका पीछा किया। महल के खंडहरों में पहुंचकर समुद्रगुप्त ने देखा कि सोनवती, जो अपने बच्चे को मारकर जेल में थी, वहां पहले से मौजूद थी। उसके हाथ में वही खूनी चौपर था। वहां महेश की लाश भी एक पत्थर पर पड़ी थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि महाराज महेंद्र प्रताप का शव भी वहां से गायब था। अचानक अंधेरे से एक आकृति उभरी। वो महेंद्र प्रताप ही था, लेकिन उसकी त्वचा गल चुकी थी और आंखों में एक अलौकिक चमक थी। उसने बताया कि उस जहरीली गैस ने उसे मारा नहीं, बल्कि उस प्राचीन रूह से जोड़ दिया है जिसे अघोरानंदा ने कैद किया था। समुद्रगुप्त ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन गोलियां महेंद्र प्रताप के शरीर के आर पार निकल रही थीं जैसे वो हवा का बना हो। तभी नियति वहां पहुंची। उसके हाथ में उसकी मां की वही डायरी और एक पुराना तांबे का कलश था। नियति ने चिल्लाकर कहा, एसीपी साहब, इसे गोलियों से नहीं, उसी खून से रोका जा सकता है जो इसे पैदा किया है। नियति ने अपनी हथेली पर कट लगाया और उस कलश में अपना खून टपका दिया। जैसे ही वो खून जमीन पर गिरा, पूरा महल कांपने लगा। मयूरी, जो बेसुध थी, जमीन पर गिर पड़ी। महेंद्र प्रताप की रूह तड़पने लगी। समुद्रगुप्त ने देखा कि वो कलश असल में उस तांत्रिक अघोरानंदा का ही था जिसे नियति की मां ने संभाल कर रखा था। उस रात कनक नगरी ने एक भयानक युद्ध देखा। एक तरफ विज्ञान और पुलिस की ताकत थी और दूसरी तरफ सदियों पुरानी नफरत। समुद्रगुप्त ने अपनी सूझबूझ से उस तहखाने के गैस चैम्बर को पूरी तरह ब्लास्ट कर दिया, जिससे वो प्राचीन मुकुट और महल का वो हिस्सा हमेशा के लिए मलबे में दफन हो गया। सुबह जब सूरज की पहली किरण यमुना के पानी पर पड़ी तो शहर में एक अजीब सी शांति थी। महेंद्र प्रताप, गजेंद्र और उस अंधेरे राज का अंत हो चुका था। नियति और मयूरी अब सुरक्षित थीं, लेकिन उनकी आंखों में वो खौफ हमेशा के लिए घर कर गया था। समुद्रगुप्त ने अपनी रिपोर्ट में सब कुछ एक गैस रिसाव और आतंकी साजिश का नाम दिया, क्योंकि वो जानता था कि दुनिया इस कड़वे सच को कभी स्वीकार नहीं करेगी। उसने कनक नगरी से अपना तबादला करवा लिया, लेकिन आज भी जब दिवाली आती है तो उसे अपनी मेज पर वही पुरानी डायरी और एक नन्ही बच्ची की हंसी सुनाई देती है, जो उसे याद दिलाती है कि कुछ रहस्य कभी दफन नहीं होते। कनक नगरी से तबादला होने के बाद समुद्रगुप्त सिन्हा एक बड़े शहर की भागदौड़ में खो गया था, लेकिन उस छोटे से शहर की यादें उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। 2 साल बीत चुके थे, मगर आज भी उसे सोते समय यमुना की लहरों में किसी के रोने की आवाज आती थी। एक शाम जब वो अपने नए दफ्तर में पुरानी फाइलों को खंगाल रहा था, उसके पास एक बिना पते का लिफाफा पहुंचा। लिफाफे के अंदर एक पुरानी फटी हुई तस्वीर थी, जिसमें नियति और मयूरी एक महिला के साथ खड़ी थीं, और उस महिला के गले में वही मुकुट साफ दिख रहा था जिसे समुद्रगुप्त ने महल के मलबे में दफन समझा था। तस्वीर के पीछे लिखा था, जो मिट्टी का है वो मिट्टी में मिलेगा, लेकिन जो रूह का है वो रूह में ही रहेगा। कनक नगरी फिर बुला रही है। समुद्रगुप्त का माथा ठनका। उसने तुरंत अपनी पुरानी टीम को फोन लगाया, लेकिन उसे पता चला कि कनक नगरी का वो इलाका अब पूरी तरह खाली करा दिया गया है, क्योंकि वहां की जमीन फटने लगी थी और उसमें से हरे रंग का धुआं निकलने लगा था।
वो बिना किसी को बताए अपनी निजी कार उठाकर कनकनगरी की ओर निकल पड़ा। जब वो शहर पहुंचा तो नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। वो खूबसूरत शहर अब एक खंडहर बन चुका था। बाजार की वे दुकानें जहां दिवाली की रौनक हुआ करती थी अब काली पड़ चुकी थीं। उसे पता चला कि नियति और मयूरी अब भी वहीं पास के एक पुराने मंदिर में शरण लिए हुए हैं। जब वो मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि नियति की उम्र महज 2 साल में 20 साल बढ़ गई थी। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और वो लगातार कोई मंत्र बुदबुदा रही थी। मयूरी एक कोने में बैठी पत्थर पर कुछ उकेर रही थी। नियति ने समुद्रगुप्त को देखते ही पहचान लिया और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, आप वापस आ गए साहब। मैंने कहा था ना कि वो मुकुट सिर्फ एक वस्तु नहीं है, वो अलांगी की नफरत का प्रतीक है। नियति ने बताया कि जब महल को ब्लास्ट किया गया था तो उस मुकुट के हजारों छोटे छोटे टुकड़े होकर पूरे शहर की हवा में मिल गए। अब वो किसी एक इंसान के अंदर नहीं बल्कि कनकनगरी के कण-कण में समा गया है। लोग अब पागल नहीं हो रहे थे बल्कि वे गायब हो रहे थे। रात को लोग अपने घरों से निकलते और सीधे यमुना नदी में जाकर समा जाते, जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो। समुद्रगुप्त ने फैसला किया कि वो इस जड़ को ही खत्म कर देगा। उसने नियति से उस जगह का पता पूछा जहां अलांगी को पहली बार कोड़े मारे गए थे। नियति ने उसे शहर के बीचों बीच बने उस पुराने सूखे कुएं की ओर इशारा किया जिसे अब पत्थरों से पाट दिया गया था। समुद्रगुप्त अपनी टीम और कुछ मजदूरों के साथ वहां पहुंचा और कुएं की खुदाई शुरू करवाई। जैसे जैसे खुदाई नीचे पहुंच रही थी वहां का तापमान गिरने लगा। मजदूरों ने डर के मारे काम छोड़ दिया, लेकिन समुद्रगुप्त खुद कुल्हाड़ी लेकर कुएं में उतरा। नीचे पहुंचते ही उसे एक छोटी सी गुफा दिखी जहां हजारों इंसानी खोपड़ियां एक कतार में सजी थीं। गुफा के अंत में एक सिंहासन बना था जिस पर वही मुकुट रखा था, लेकिन वो अब सोने का नहीं बल्कि इंसानी हड्डियों का बना लग रहा था। अचानक पीछे से एक साया उभरा। वह कोई रूह नहीं बल्कि कोमल शर्मा थी, महेश की पत्नी। कोमल की आंखों में बदले की आग थी। उसने बताया कि समुद्रगुप्त ने जिसे इंसाफ समझा था वो असल में अधूरा था। महेश को पागल करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद कोमल ही थी। वो अघोरा नंदा के वंश की थी और उसने महेश की बलि इसलिए दी थी ताकि वो उस प्राचीन शक्ति को फिर से जागृत कर सके। कोमल ने समुद्रगुप्त पर हमला किया, लेकिन समुद्रगुप्त ने अपनी ट्रेनिंग और फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उसे काबू में करने की कोशिश की। तभी कुएं के ऊपर से नियति ने चिल्लाकर कहा, साहब, इसे मारना हल नहीं है, इसे उसी मुकुट के साथ दफन करना होगा। समुद्रगुप्त ने जोखिम उठाया और उस मुकुट को उठाकर सीधे कोमल के सिर पर रख दिया। मुकुट रखते ही कोमल के शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वो जोर जोर से चीखने लगी। वो चीख इतनी भयानक थी कि पूरे शहर की खिड़कियों के कांच टूट गए। समुद्रगुप्त ने गुफा के मुहाने पर डायनामाइट लगा दिया था। वो तेजी से रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा और जैसे ही वो बाहर निकला उसने रिमोट दबा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और वो कुआं, कोमल, वो मुकुट और सदियों पुराना वो खौफनाक इतिहास हमेशा के लिए पाताल में समा गया। धमाके के बाद यमुना का पानी जो काला पड़ चुका था अचानक साफ होने लगा। अगले दिन जब सूरज निकला तो कनकनगरी की हवा में वो सड़न नहीं थी। नियति और मयूरी के चेहरों पर पहली बार सुकून दिखा। समुद्रगुप्त ने उन दोनों को शहर ले जाने की जिम्मेदारी ली और कनकनगरी को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। जाते समय उसने अपनी कार के आईने में देखा, शहर का वो पुराना बोर्ड कनकनगरी में आपका स्वागत है अब गिर चुका था। उसने अपनी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, इंसाफ कभी कभी कानून की किताबों से नहीं बल्कि जमीन की गहराइयों में दफन होकर मिलता है। कनकनगरी को पीछे छोड़े कई महीने बीत चुके थे। समुद्रगुप्त अब एक बड़े महानगर में अपनी सेवाएं दे रहा था, लेकिन नियति और मयूरी की जिम्मेदारी उसने अब भी अपने कंधों पर ले रखी थी। उसने दोनों बहनों को शहर के एक सुरक्षित इलाके में छोटा सा घर दिला दिया था और मयूरी की पढ़ाई फिर से शुरू करवा दी थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन समुद्रगुप्त के मन के किसी कोने में अब भी एक डर बैठा हुआ था। उसे अक्सर महसूस होता कि कनकनगरी की वो काली छाया इतनी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। एक रात जब समुद्रगुप्त ड्यूटी से वापस लौटा तो उसने देखा कि नियति उसके घर के बाहर बैठी कांप रही थी। उसकी आंखों में वही पुराना खौफ था जो कनकनगरी के दिनों में हुआ करता था। समुद्रगुप्त ने घबराकर पूछा कि क्या हुआ, तो नियति ने लड़खड़ाती आवाज में कहा कि मयूरी फिर से वही अजीब हरकतें कर रही हैं। वो रात को उठकर दीवार से बातें करती है और उसने अपनी कॉपी में वही पुराने मुकुट की सैकड़ों तस्वीरें बना डाली हैं। समुद्रगुप्त का दिल बैठ गया। उसने तुरंत नियति के साथ उसके घर की ओर रुख किया। जब वो मयूरी के कमरे में पहुंचा तो कमरे का तापमान बाहर की तुलना में बहुत कम था। मयूरी फर्श पर बैठी हुई थी और उसके चारों ओर मोमबत्तियां जल रही थीं। वो अपनी उंगली से फर्श पर खून जैसे लाल रंग से कुछ लिख रही थी। समुद्रगुप्त ने पास जाकर देखा तो वो कोई भाषा नहीं बल्कि एक नक्शा था। वो नक्शा किसी शहर का नहीं बल्कि इंसानी नसों के जाल जैसा दिखता था।
मयूरी ने सिर उठाकर समुद्रगुप्त की ओर देखा। उसकी आंखों की पुतलियां फिर से सफेद हो चुकी थीं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, आपने कुआं भरा था, समंदर नहीं। वो प्यासी थी और आपने उसे लहू पिला दिया। समुद्रगुप्त समझ गया कि उस दिन कुएं में जो हुआ वो अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। कोमल शर्मा की मौत ने उस शक्ति को खत्म करने के बजाय उसे और भी स्वतंत्र कर दिया था। अब वो शक्ति किसी जगह या वस्तु में कैद नहीं थी, बल्कि वो उन लोगों के खून में समा गई थी जो उस रात वहां मौजूद थे। समुद्रगुप्त ने अपने हाथ की ओर देखा, जहां उस रात खरोंच आई थी। उसे अपनी नसों में एक अजीब सी नीली रोशनी दौड़ती हुई महसूस हुई। तभी उसे याद आया कि नियति की मां की डायरी में एक आखिरी पन्ना था जिसे उसने आधा अधूरा पढ़ा था। वो तुरंत अपने दफ्तर भागा और उस फाइल को निकाला। उस पन्ने पर लिखा था कि अलांगी की रूह तब तक शांत नहीं होगी जब तक जयचंद के वंश का आखिरी चिराग बुझ नहीं जाता। समुद्रगुप्त को लगा कि जयचंद का वंश तो कब का खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उसकी नज़र एक पुरानी वंशावली पर पड़ी जिसे उसने कनक नगरी के रिकॉर्ड रूम से निकाला था। उस वंशावली के अंत में एक नाम था जो हाल ही के सालों में जोड़ा गया था। वो नाम किसी और का नहीं बल्कि खुद समुद्रगुप्त के पिता का था। ये सच्चाई समुद्रगुप्त के लिए किसी बिजली गिरने जैसी थी। उसके पूर्वज कभी कनक नगरी के उस राजघराने के करीबी थे और वंशावली के अनुसार वो खुद उसी खून का हिस्सा था जिसे अलांगी मिटाना चाहती थी। अब उसे समझ आया कि उसे ही कनक नगरी क्यों बुलाया गया और क्यों वो बार बार उस शक्ति के सामने बच जाता था। वो कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक शिकार और शिकारी का खेल था। उसी वक्त पूरे शहर की बिजली गुल हो गई। समुद्रगुप्त को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां नियति खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ में इस बार तांबे का कलश नहीं बल्कि वही खूनी चौपर था जो कभी सोनवती के पास था। नियति की आवाज बदल चुकी थी। वो अलांगी की आवाज में बोली, 100 साल का इंतजार आज खत्म होगा। तुम्हारी नसों में दौड़ता हुआ वो शाही खून ही मेरी आखिरी प्यास बुझाएगा। समुद्रगुप्त ने भागने की कोशिश नहीं की। उसे एहसास हुआ कि इस अभिशाप को खत्म करने का एकमात्र तरीका खुद को मिटाना ही है। उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उसे अपनी कनपटी पर रख लिया। उसने नियति की आंखों में देखते हुए कहा, अगर मेरे मरने से ये सिलसिला खत्म होता है तो यही सही। लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था, मयूरी वहां आ पहुंची और उसने नियति के हाथ से वो चौपर छीन लिया। मयूरी की आंखों में अब सफेदी नहीं बल्कि एक तेज चमक थी। मयूरी ने चिल्लाकर कहा, नहीं दीदी, बदला खून से नहीं, माफी से मिलता है। मयूरी ने वही पुराना मंत्र पढ़ना शुरू किया जिसे वो बचपन में अपनी माँ से सुना करती थी। वो मंत्र अलांगी को बुलाने का नहीं बल्कि उसे विदा करने का था। धीरे धीरे नियति के शरीर से वो काला साया बाहर निकलने लगा और एक धुंधली आकृति के रूप में समुद्रगुप्त के सामने खड़ा हो गया। वो आकृति एक बेहद खूबसूरत लेकिन दुखी महिला की थी, अलांगी। समुद्रगुप्त ने अपना सिर झुका लिया और अपने पूर्वजों के किए की माफी मांगी। उसने अपनी वर्दी उतारकर जमीन पर रख दी, जो सत्ता और अहंकार का प्रतीक थी। अलांगी की रूह ने एक आखिरी बार समुद्रगुप्त को देखा। उसकी आंखों से खून के आंसू गिरे और वो धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह जब सूरज उगा तो समुद्रगुप्त ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वो समझ चुका था कि वर्दी पहनकर वो कानून की रक्षा तो कर सकता है, लेकिन रूहों के हिसाब किताब से नहीं लड़ सकता। उसने नियति और मयूरी को साथ लिया और एक ऐसी जगह चला गया जहां कोई उन्हें पहचान न सके। कनक नगरी की कहानी अब एक लोक कथा बन चुकी थी, जिसे लोग दिवाली की रातों में बच्चों को डराने के लिए सुनाते थे। लेकिन समुद्रगुप्त जानता था कि कुछ घाव कभी नहीं भरते, वे सिर्फ वक्त के साथ गहरे होते जाते हैं। समुद्रगुप्त अब पुलिस की वर्दी और शहर के शोर से बहुत दूर हिमालय की तलहटी में बसे एक गुमनाम गांव में रहने लगा था। नियति और मयूरी भी उसके साथ थीं। यहाँ की पहाड़ियों में एक ऐसी शांति थी जो कनक नगरी की चीखों को दबाने में मदद करती थी। समुद्रगुप्त ने अपना नाम बदल लिया था और अब वो एक साधारण किसान की तरह जीवन बिता रहा था। उसने सोचा था कि यहाँ की शुद्ध हवा और यमुना से कोसों दूर की ये ऊंचाई उसे उस अतीत से काट देगी, लेकिन नियति की चुप्पी और मयूरी की खोई खोई नजरें उसे याद दिलाती रहती थीं कि कुछ निशान कभी नहीं मिटते। मयूरी अब शांत रहने लगी थी, लेकिन वो अक्सर रात के अंधेरे में खिड़की के पास बैठकर बाहर के घने जंगलों को ऐसे देखती थी जैसे कोई वहां उसका इंतजार कर रहा हो। एक रात जब पूरे गांव में बर्फ गिर रही थी, समुद्रगुप्त की नींद अचानक एक तेज खुरचने की आवाज से खुली। उसे लगा कि शायद कोई जंगली जानवर है, लेकिन जब उसने कमरे के बाहर कदम रखा तो देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और बाहर बर्फ पर किसी के नंगे पैरों के निशान बने थे। वो निशान मयूरी के कमजोर पैरों के थे। समुद्रगुप्त ने तुरंत अपनी पुरानी जैकेट उठाई और टॉर्च लेकर बर्फबारी में बाहर निकल पड़ा। पैरों के निशान जंगल के उस हिस्से की ओर जा रहे थे जिसे गांव वाले अभिशप्त ढलान कहते थे। वहां पहुंचते ही समुद्रगुप्त के पैरों तले की जमीन खिसक गई। मयूरी एक पुरानी सूखी गुफा के सामने खड़ी थी
और उसके सामने वही पुरानी रूहानी धुंध फिर से जमा हो रही थी। समुद्रगुप्त ने चिल्लाकर उसे रोकना चाहा, पर मयूरी ने मुड़कर देखा तो उसकी आंखें फिर से वही पुराना संदेश दे रही थीं। उसने कहा, साहब, माफी सिर्फ शब्दों से नहीं मिलती, चुकाने के लिए कुछ अर्पण भी करना पड़ता है। तभी उस गुफा के अंदर से वही पुरानी तांत्रिक आवाज गूंजी जो अघोरानंदा की थी। वो रूह जो महल के मलबे में दबी थी, वो खत्म नहीं हुई थी, बल्कि समुद्रगुप्त के अंदर दौड़ रहे उस शाही खून के खिंचाव से यहां तक खिंची चली आई थी। समुद्रगुप्त को समझ आ गया कि वो जहां भी जाएगा ये मौत का सिलसिला उसके साथ चलेगा। नियति भी दौड़ती हुई वहां पहुंच गई और उसने समुद्रगुप्त का हाथ पकड़ लिया। उस रात उस बर्फीली पहाड़ी पर एक अंतिम फैसला होना था। समुद्रगुप्त ने अपनी जेब से वो पुरानी डायरी निकाली जो उसने कनक नगरी से सहेज कर रखी थी। उसने नियति की ओर देखा और कहा कि इस अभिशाप का अंत केवल एक ही तरीके से हो सकता है। जयचंद के वंश का अंत केवल शारीरिक मौत से नहीं, बल्कि उस रक्त बीज को जड़ से खत्म करने से होगा। उसने नियति को इशारा किया कि वो मयूरी को लेकर दूर हट जाए। समुद्रगुप्त ने गुफा के मुहाने पर खड़े होकर अपनी कलाई पर एक गहरा घाव किया और अपना खून उस गुफा की जमीन पर छिड़कना शुरू किया। जैसे ही उसका खून मिट्टी में मिला, वो काली धुंध तड़पने लगी। अचानक एक तेज रोशनी हुई और पूरे जंगल में एक भयंकर गर्जना गूंजी। वो पुरानी रूहानी ताकतें उस खून की खुशबू पाकर समुद्रगुप्त के शरीर की ओर लपकीं। समुद्रगुप्त ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन अपनी और अपने पूर्वजों की गलतियों की अंतिम माफी मांगी। जैसे ही वो धुंध उसके शरीर में समाई, एक जोरदार विस्फोट हुआ, लेकिन यह विस्फोट धमाके का नहीं बल्कि रोशनी का था। उस रोशनी में समुद्रगुप्त को अलांगी का वो असली चेहरा दिखा जो अब क्रोधित नहीं बल्कि शांत था। उसने मुस्कुराकर समुद्रगुप्त को देखा और देखते ही देखते वो पूरी धुंध, वो गुफा और वो खौफनाक अतीत उस रोशनी में विलीन हो गया। सुबह जब सूरज की पहली किरणें बर्फ पर पड़ी तो वहां कोई गुफा नहीं थी और न ही कोई रूहानी साया। मयूरी और नियति बर्फ पर बेसुध पड़ी थीं। जब उनकी आंखें खुलीं तो उन्होंने देखा कि समुद्रगुप्त वहां नहीं था। वहां केवल उसकी वही पुरानी जैकेट और वो डायरी पड़ी थी जिसके पन्ने अब पूरी तरह सफेद हो चुके थे। नियति ने उस डायरी को उठाया और महसूस किया कि वो भारी बोझ जो उसके सीने पर सालों से था, अब गायब हो चुका था। कनक नगरी का अभिशाप अंततः समुद्रगुप्त के आत्मबलिदान के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गया था। नियति और मयूरी ने उस पहाड़ी पर समुद्रगुप्त की याद में एक छोटा सा पत्थर स्थापित किया और वहां से हमेशा के लिए चली गईं। कनक नगरी की वो कहानी जो नफरत और बदले से शुरू हुई थी, एक पुलिस वाले के बलिदान पर जाकर शांत हुई। यमुना का तट हो या हिमालय की चोटियां, अब वहां कोई रूह नहीं भटकती थी। उस शहर के लोगों ने धीरे धीरे सब कुछ भुला दिया, लेकिन नियति और मयूरी आज भी जब कभी शांत वादियों में बैठती हैं तो उन्हें हवाओं में समुद्रगुप्त की वही बुलंद आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि इंसाफ की राह कठिन हो सकती है पर अंत हमेशा सुकून भरा होता है। इसके साथ ही कनक नगरी का वो डरावना अध्याय हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। ये कहानी कनक नगरी के उसी मोड़ पर आकर समाप्त होती है जहां नफरत हार गई और त्याग जीत गया। समुद्रगुप्त सिन्हा ने अपनी वर्दी और अपना जीवन दोनों ही उस इंसाफ के नाम कर दिए जिसे कानून की किताबें कभी नहीं समझ सकती थीं। नियति और मयूरी अब एक नई दुनिया में कदम रख चुकी थीं। मयूरी ने फिर से स्कूल जाना शुरू किया और नियति ने उन अनाथ बच्चों के लिए एक छोटा सा आश्रम खोला जिनके माता पिता उस खौफनाक पागलपन की भेंट चढ़ गए थे। यमुना के तट पर बसे उस शहर में अब दिवाली की रातों में चीखें नहीं बल्कि दीपों की रोशनी और बच्चों की हंसी गूंजती है। समुद्रगुप्त की बहादुरी और उसकी कुर्बानी की दास्तान आज भी वहां की हवाओं में दफन है, जो आने वाली पीढ़ियों को याद दिलाती है कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दिए का बलिदान उसे खत्म करने के लिए काफी होता है। दोस्तों, कनक नगरी की ये रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपको कैसी लगी? क्या समुद्रगुप्त का फैसला सही था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप ऐसी ही और रोमांचक, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई और खौफनाक दास्तान के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। देखने के लिए धन्यवाद।